हेलो स्टूडेंट, आज हम सारणी जो डिटर्मिनेंट्स है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। जेई के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है सारणी का, इसमें भी क्वेश्चन आता है हर बार। आज हम इसको सारणी को स्टार्ट करने हैं। अगर आप जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यूट्यूब चैनल पर बने रहे। और हम मैथ और केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट आपकी मजबूत करेंगे। जेई 2025 में आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहेगा। और आप बोर्ड की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं साथ में, बोर्ड में या फिर 11th के अंदर है तो भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूलिंग से हैं तो भी पढ़ लीजिए, आपके जेई की प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आप स्कूलिंग से या फिर कोचिंग से किसी से पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बेसिक्स से पढ़ाएंगे। बेसिक्स से मैं नोट्स से मेरे कितने शानदार नोट्स बनाए हुए हैं इनसे पढ़ाऊँगा। और मैं एग्जाम्पल में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ लेकर चलूँगा, ताकि आपको पता भी चले कि क्वेश्चन किस प्रकार आता है। तो चलिए डिटरमिनेंट स्टार्ट करते हैं। सारणिक, इसमें देखिए सारणिक में मैं थोड़ी से लेकर क्वेश्चन तक एडवांस तक जाऊंगा, आप समझते हैं। अवयवों की पंक्ति तथा स्तंभ में व्यवस्था सारणी कहलाती है। अवयवों की जो पंक्ति और स्तंभ होता है उसकी व्यवस्था को हम सारणी कहते हैं। अब क्या होगा आगे वो देखिए। यदि किसी सारणी में दो पंक्तियाँ तथा दो स्तंभ है, यानी ऐसे दो ही पंक्तियाँ हैं दो ही स्तंभ है, तो इसकी कोटि दो ही होती है। किसी भी सारणी में पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या सदैव समान होती है, लेकिन मैट्रिक्स में पंक्ति और जो क्या बोलते हैं कॉलम को स्तंभ, इनकी संख्या समान नहीं होती। लेकिन सारणिक में हमेशा समान होनी चाहिए। कोटि दो यानी 2 × 2 क्यों, 3 × 3, 4 × 4, कितनी की भी हो, लेकिन स्तंभ और पंक्ति समान होगी। अब देखिए अवयवों का उप सारणिक, मैनर ऑफ एलिमेंट, इंग्लिश वर्ड भी आप याद कर लीजिए साथ में, क्योंकि अगर आप कोई भी PYQ बुक लगाते हैं किसी भी बुक, तो उसमें इंग्लिश से मिलती है, हिंदी वाली बुकें बहुत कम मिलती है। मैनर ऑफ एलिमेंट, अवयव का उपसारणिक किस प्रकार का, कोई भी अवयव जिस पंक्ति तथा जिस स्तंभ में हो उसे छोड़ देने पर शेष अवयवों का सारणिक उस अवयव का उपसारणिक कहलाता है। यह तो मतलब ट्रिक है याद करने, ये ऐसे कोई थोड़ी तो पहुँचता नहीं, ये तो निकालते हैं कैसे, वो मेथड लिखा हुआ है। कोई भी अवयव है, जैसे देखिए ये अवयव है 4 दे दिए मैंने, ये C1 C2 मतलब ये तो है स्तंभ, और R1 R2 दर्शा रहा है पंक्ति को, रो को। यहाँ पर देखिए A11 A12 A21 और A2। A11 मतलब कि पहली पंक्ति, पहला क्या दर्शाएगा पंक्ति को, दूसरा स्तंभ। देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A12 क्या दर्शाएगा, ये पहली पंक्ति तो है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। A21 क्या दर्शा रहा है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। A22 क्या दर्शा रहा है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। यानी पहला वाला तो पंक्ति को दर्शाता है, दूसरा वाला स्तंभ को। आप इसे लिख सकते हैं ARC बराबर में, R तो है पंक्ति की संख्या और C क्या है स्तंभ की संख्या। अब देखिए हम अवयव का उपसारणिक पढ़ रहे हैं। जैसे मेरे को A11 का निकालना, इस थ्योरी के अंदर ये भी लिखा है किसी भी अवयव का, जिस अवयव को आपको उपसारणिक चाहिए उसको छोड़ दीजिए, और शेष अवयव का जो सारणिक आता है उसको आप उपसारणिक कहेंगे। जैसे A11 है तो मैंने इसको छोड़ दिया, इसके सामने वाला हुआ A22, ये इसको उपसारणिक। A12 का A21 और A21 का A12, A22 का क्या हो जाएगा A11, ये देख ली उपसारणिक। अगर 2/2 की कोई कोटि की सारणिक है तो उसका उपसारणिक आप इस प्रकार निकालें, ओनली 2/2 के लिए। अब देखिए अगर 3 की हो जाए 4 की हो जाए तो उसमें आपको ये करना है, C तो आपको कॉलम को दर्शाता है, पहला दूसरा तीसरा कॉलम, और रो यानी पंक्ति पहली दूसरी तीसरी। इसमें अवयव कैसे लिखेंगे ये आपको बता दिया मैंने। पहला अवयव में जो ये पहला होता है R और C है ना, ये तो R को दर्शाएगा, ये पंक्ति कौन सी पंक्ति, दूसरे क्या दर्शाएगा कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा, ऐसे आप 3/3 की कोटि बना ली। अब देखिए इसमें उपसारणिक किस प्रकार निकालते हैं। अवयव है A11 तो इसको छोड़ दो, इसकी सारणी कैसे खोलेंगे आप ये बताइए। A1 की अगर आप सारणी खोलते हैं तो ये तो लिखते हैं A22 A23 A32 A33, ये लिखते हैं, यानी इसकी सारणी। तो ये कितनी हो जाएगी A22 A33 माइनस A32 A23, गुणा कर लेंगे। अगर A12 का निकालना है उपसारणिक तो A12 छोड़ दो, इसकी A12 सारणी खोल दो, है ना भाई। इस पंक्ति को छोड़ दूँ, इसकी निकाल इस पंक्ति को और इस स्तंभ को, तो कितना हो जाएगा A21 A23 A31 A33 आ गया। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। जिस अवयव का निकालना है उससे सारणी किस प्रकार खोलते हैं वही उपसारणिक हो जाएगा। ये हो गया आपको उपसारणिक।
इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आता है वो भी मैं बताऊंगा आपको अभी। अब देखिए अवयव का सहखंडज, जो सहखंडज है वह कैसे निकालें। किसी भी अवयव का सहखंडज निकालना है तो -1 की पावर में आप पंक्ति प्लस स्तंभ को जोड़ेंगे। पंक्ति प्लस स्तंभ तो इंटू करेंगे आप उपसारणी, यानी पंक्ति प्लस स्तंभ अगर ये सम संख्या आ रही है तो -1 की पावर अगर सम है तो ये तो +1 हो जाएगी, और अगर -1 की पावर विषम है तो -1 आ जाएगा इसका आंसर। उपसारणिक से गुणा कर देंगे। जिस इसको अवयव का सेकंड को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्फैक्टर ऑफ एलिमेंट। ए बराबर देखिए को सारणिक दे रखी है 2 3 -4 और -5। इसमें बोल रहा है सहखंडज निकालिए। आप देखिए अवयव कैसे निकालते हैं। अवयव 2 का उपसारणिक आपको पता सामने वाला था -5, 3 का हो जाएगा -4, -4 का हो जाएगा 3, -5 का हो जाएगा 2। अब सहखंडज के लिए देखिए इसकी 2 है, इसकी पंक्ति कौन सी पहली, स्तंभ कौन सा पहला, तो एक एक हो गए 2, -1 की पावर 2 कितना आएगा प्लस का या माइनस का, प्लस का गया, यानी इसका चिन्ह चयन नहीं होगा तो -5 होता है -5। अगर यहाँ पर विषम संख्या आ जाए तो -1 होगा, तो माइनस से गुणा करेंगे, लेकिन सम संख्या आ रही है तो 1 हो जाएगा, तो वही चिन्ह हो जाएगा, यानी सम संख्या है तो वही चिन्ह और विषम है चिन्ह चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार अगले देखिए अगर 3/3 की सारणी आ जाए तब क्या करें भाई, समस्या तब आती है। तो देखिए दिक्कत कोई समस्या नहीं आती, जो जिसने पढ़ा है उसे तो आएगा। आप देखिए 3/3 की सारणिक है, इसमें 9 अवयव है। अवयव उपसारणिक सेकंड लिख दिया मैंने। पहला अवयव -1, इसका उपसारणिक कितना होगा, इसको कैसे खोलेंगे आप, -2 1 5 3 से, तो 3 इसमें -6 और -5 कितना होगा -11। अब सेकंडज निकालना है तो सेकंडज में देखिए इसके अंदर इसकी पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 1 कितना 2, -1 की पावर 2 कितनी होती है 1, 1 को गुणा करो उपसारणिक से तो -11 आएगा। इस प्रकार आप इन सभी का निकाल सकते हैं। मैंने डेटा दे दिया, अगर मैं निकाल या बताता हूँ आपको बार बार तो टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा। आप समझ गए, एक में ही निकाल लेना। अब देखो किसी भी सारणी का मान ज्ञात करने के लिए, कोई भी सारणी को उसका मान ज्ञात करने के लिए उसकी कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ चुनकर उसके अवयवों को संगत, जो अवयव उनके संगत सहखंडों से गुणा करके जोड़ देंगे। ये तरीका शानदार है। जैसे देखो रो फर्स्ट है, इसके अंदर मैं पहली पंक्ति लेकर उससे मैं इसका क्या निकाल रहा हूँ,